पहले से अलर्ट मोड में है और प्लान बी भी अब तैयार कर लिया गया है। प्लान बी क्या है वो आपको जरा बता देते हैं। मध्य प्रदेश से बाहर कांग्रेस अपने विधायकों को भेज सकती है जब काउंटिंग होगी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि काउंटिंग के बाद एक अबेड़ाबंदी की तैयारी में है कांग्रेस। कर्नाटक या फिर हिमाचल अपने विधायक भेजे जा सकते हैं। मतगणना से पहले लगातार प्रत्याशियों के संपर्क में है। और महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता दें कि पीसीसी की ओर से तमाम प्रत्याशियों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। अब ऐसे में प्लान बी कांग्रेस का पूरी तरह से तैयार है। 2020 में हुए उलटफेर से बचने के लिए योजना कांग्रेस बना रही है। प्लानिंग बनकर तैयार हो चुकी है और बस अब उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और 28 नवंबर को कमलनाथ की कांग्रेस नेताओं के साथ फिर एक बैठक होगी। उसके बाद जिला प्रभारियों पर नजर रखने की हिदायत दी जाएगी और शायद उसके उपरांत जो रिजल्ट सामने होंगे, परिणाम हमारे सामने होंगे, तो हो सकता है कि विधायक फिर एक बार कहीं और नजर आए और वो पर्यटन करते देखे जा सकते हैं। क्योंकि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की नई सरकार जो मिल जाएगी, कुर्सी किसकी होगी इसका फैसला जनता करने वाली है। तो शरद जी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, ये बड़ा दिलचस्प मसला है कि अब फिर से वही बाड़ेबंदी और तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी है। कुछ ऐसी भी चर्चाएं हैं जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन क्या माना जाए कि कांग्रेस भी इस बार फूंक फूंक कर कदम रखेगी? अब जनता को अगर कृष्ण माने मनोज, तो वह मुस्कुरा रही होगी हमारी बात सुनकर अभी कि ये लोग है पार्थ, ये फिर सोच रहे हैं कि 2018 घटित होने वाला है। तो जनता जाने कि भैया उसने क्या किया। ईश्वर ना करे, हे जनता रूपी कृष्ण, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी, तेलंगाना में भी, साहब जहां भी 5 राज्यों में आप चुनिए तो पूरे भरोसे से बहुमत से चुनिए, जिसको भी चुनिए। चुन तो चुके ही हैं अब आप। ईवीएम में, वोटिंग मशीन में आपका मत बंद हो चुका है। लेकिन ये बात सही है मनोज कि ये जो आशंकाएं हैं जो नज़दीकी मुकाबले के बाद बनती हैं, ये आशंका मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है कि ऐसा ना हो कि 2018 की तरह कहीं वैसे हालात बने कि 116, 117 पे कोई अटके और कोई 104, 105 के करीब खड़ा हो। तो उस स्थिति में दोनों ही पार्टियां इस बार बहुत ताकत से तैयार रहेंगी और कांग्रेस दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कांग्रेस की तैयारी ज्यादा मजबूत रहेगी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है जी कि प्रलोभन आने पर ही चरित्र की परीक्षा होती है। लेकिन हमारे राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अपनी ही पार्टी के चयनित प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं होता और वो भी अपने चरित्र में जरूर झांकें, एक बार अपनी अंतरात्मा में देखें कि वो जिस भी कारण से दल बदल लेते हैं, लेकिन एक बार तो सोचें कि लोकतंत्र की सेहत पर और जनता के मन पर उसका क्या असर होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आजकल सर कहाँ होता। अब तो चिंता इस बात की होती कि सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए। देवदत्त जी क्या कहेंगे आप? ये जो तस्वीरें हैं, अब चर्चा, चलिए सूरज जुड़ गए हमारे साथ, सूरज से समझ लेते हैं आखिर क्या प्लान है कांग्रेस का। सूरज देखिए, बिल्कुल इस बार कांग्रेस भी प्लान को लेकर चल रही है कि जिस तरीके से 18 में चुनाव के परिणाम आए और 20-21 में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी से अलर्ट है। सौरभ सिंह है सत्ता से उम्मीदवार, उनसे बात करेंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, खासतौर से हमने देखा कि पिछली बार जब 18 में परिणाम आए, 20-21 में घटनाक्रम हुआ, तो इस बार भी माना जा रहा है कि बहुत नेट टू नेट फाइट है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं, संभावित विधायक हैं जो जीत कर आएंगे, कहीं ना कहीं उन पर नजर है ताकि किसी प्रकार का कोई खेल ना हो पाए, जैसे कि पिछली बार आप लोग कह रहे थे। देखिए, जिनको जाना था वो चले गए, उनका क्या हसर होना था वो भी हो गया, देख लिया लोगों ने। और जो कुछ बची कसी कसर है वो 23 के चुनाव में सामने आ जाएगी। रही बात 2020 की 21 की जो घटना थी, वो घटना बार बार होगी या नहीं होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन आपकी तैयारी मतगणना के बाद क्या परिणाम आता है? हमारे सारे कैंडिडेट, सारे नेता तटस्थ हैं, अपने आप में तटस्थ हैं और सब लोग संगठित होकर चुनाव लड़े हैं, जिसके कारण आज कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास जो मजबूत हुआ है वो सबके एकता और भाईचारे से तैयार हुआ है। चतुर्वेदी जी, मैं उनसे बात करें। सर, जिस तरीके का माना जा रहा है, जो संभावित परिणाम आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, ऐसे में अपने लोगों को संपर्क बनाए रखना, उनको भरोसे में बनाए रखने के लिए प्लान बी भी कांग्रेस का तैयार है। ये कौन मान रहा है? ये मीडिया मान रही है या मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है। हम अच्छे बहुमत से आ रहे हैं। और रहा सवाल, सिद्धार्थ भाई जैसा कह रहे थे कि जो जाने वाले थे चले गए, अब जो कांग्रेस में बचे हैं ये क्रीमी लेयर है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। हम मजबूती के साथ आएंगे और सरकार बनाएंगे। भरोसा है कि परिणाम आने के बाद कोई भी विधायक आपका इधर उधर नहीं होगा? प्रश्न ही नहीं उठता है। जो गंदगी थी पहले बाहर हो चुकी है, अब तो साफ सुथरा मैदान है और साफ सुथरे लोग हैं। बुंदेलखंड क्या कह रहा है सूरज, जरा पूछ लीजिए।
और बुंदेलखंड पार्टी छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। क्या कहेंगे सर, इस बार बुंदेलखंड की जनता क्या कह रही है, किस पर भरोसा जताएगी? बुंदेलखंड की जनता और विंध्य की जनता बिल्कुल, आप देखेंगे परिणाम तो आप खुद आश्चर्यचकित रहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। और निश्चित रूप से विंध्य और बुंदेलखंड में दोनों जगह कांग्रेस का ही पलड़ा भारी रहने वाला है। देखिए, एक प्रत्याशी विंध्य से हैं, एक बुंदेलखंड से है, दोनों कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा कि पहले हो चुका है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं सारे भरोसे के साथ हैं और कमलनाथ जी के साथ सब संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना ही होगा परिणाम किस तरीके से आते हैं। मनोज जी। बिल्कुल सूरज और शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, आप सुन रहे हैं दोनों को, दोनों के ऊपर बड़ा विश्वास और होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए ही वो कहेंगे, ये तो कहेंगे नहीं, पर वो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया कह रही है, हम तो ऐसा मानने को तैयार नहीं है। विश्वास या अति विश्वास? बिल्कुल ठीक बात है। ये अनुमान जो सामने आ रहे हैं ये बीजेपी और कांग्रेस के जरिए नहीं आ रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। ये वो अनुमान हैं जो या तो ज्योतिष की तरफ से आए हैं, पंडोकर सरकार की तरफ से आए हैं, या फिर एक टाइट, आप अब जितने भी प्री पोल सर्वे देखेंगे 2 महीने पहले, 1 महीने पहले तक के, वो सब एक नज़दीकी मुकाबले की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो तथाकथित हम सुन रहे हैं कि एजेंसीज़ हैं जो चुनाव के पूर्वानुमान पर काम करती हैं, वो भी ये बता रही हैं कि नज़दीकी मुकाबला है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने तर्क हैं। और देखिए, अब ये प्रणाली बड़ी वैज्ञानिक हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने एग्जिट पोल कराते हैं और ये एग्जिट पोल मतदान के बाद उनको बहुत एक्यूरेट जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका 5वां 6ठा एग्जिट पोल होगा। पहले जो प्री पोल है वो तो मतदान के पहले का है, लेकिन आप 17 नवंबर के बाद की अगर बात करें तो मुझे लगता है अब तक 2-2, 3-3 एग्जिट पोल कांग्रेस और बीजेपी के हो चुके होंगे और पहले के प्री पोल अलग हैं। क्योंकि मेरे पास इस बात की प्रामाणिक जानकारी है कि इस बार मध्य प्रदेश में अनेक मतदान केंद्रों पर, हजारों की संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से उनके टेलीफोन नंबर्स लिए गए हैं। और जब मेरी बात हुई है मतदाताओं से, मैं स्वयं मतदाता हूं, तो मैंने पूछा, मेरे पास तो नहीं आया फ़ोन, लेकिन अनेक मतदाताओं ने ये कंफर्म किया है कि उनसे ये पूछा गया है कि हम फला फला एग्जिट पोल कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, आपने किसको वोट दिया है, हम ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये प्रणाली अब बहुत तेज़ हो गई है। तो दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने आधार हैं, और एग्जिट पोल की एक प्रणाली भी है जो कितनी सही है कितनी गलत है ये तो 3 दिसंबर बताएगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर बीजेपी लीडर, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रबंधन में भी उनका अच्छा खासा मकाम है। डॉक्टर वाजपेयी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। एक इसी पर क्विक कमेंट आपका। जी। नहीं, बढ़िया है सर, हम आपको सुन रहे थे और चूंकि बातें बहुत सारी अंदर की हैं तो उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं साहब, क्योंकि क्या होता है, रणनीति जितनी अंदर रहे उतना अच्छा रहता है। पर रणनीति नहीं होती, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, आपने जितनी बातें कही हैं इतना जरूर मैं एंडोर्स कर सकता हूं कि हाँ, ये बात सच है कि उनमें से बहुत सारा या अधिकांश हिस्सा उन नीतियों में शामिल है। तो शरद द्विवेदी जी की बातचीत पर आप मोहर लगा सकते हैं। सर, कितना आपको, क्या आप निश्चित तौर पर आपकी बातें ठहरी हुई हैं, एकदम शांत, आप प्रशांत भाव से ये बात कह रहे हैं, तो आपने भी कुछ देखा और समझा तो होगा ही। और दावा तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का भी है कि हमारे पास कोई असुविधा नहीं है, हम बहुमत से, अच्छे खासे बहुमत से सरकार बना रहे हैं। नहीं, देखिए सर जी, क्या है, मैं इस चीज को शुरू से कहते आया हूँ कि एक टफ फाइट तो हमारे बीच में रही है, इससे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। और ये हालांकि आज से नहीं है, मैं मानता हूँ कि पहले चुनाव से 51 से लेके यदि आप देखेंगे बहुत अच्छी बात, तो मध्य प्रदेश की तासीर सर बायपोलर रही है। मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत मैच्योर मतदाता रहा है। तो मध्य प्रदेश से हमको हमेशा समर्थन मिला है। यानी कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश वो राज्य है सर जहां जनसंघ की भी बुनियाद डली थी, यहीं से हमने शुरुआत करी थी। तो मुझे लगता है कि हमें चुनाव की शुरुआत से ही हमको समर्थन रहा है। और जब से छत्तीसगढ़ बन के अलग हुआ है, मेरा मानना यह है कि तब से जो नवीन मध्य प्रदेश है शरद जी, नवीन मध्य प्रदेश आप मान के चलिए, इसकी तासीर भारतीय जनता पार्टी की है। पिछली बार एक एक्सीडेंटल गवर्नमेंट जरूर रही, जबकि हमारे मत भी अधिक थे, आपने देखा होगा। तो नया मध्य प्रदेश बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उसके कई साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं, मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता। तो वो हमारे पक्ष का है। और जब हम इन सब बिंदुओं को काउंट करते हैं
तो बिल्कुल मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं. इवन इफ द सिचुएशन इज टाइट, द बीजेपी इज गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट. बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर वाजपेयी, और बहुत मैं इंडोर्स करूंगा आपके पूरे विश्लेषण को। और आपने बहुत सत्यांश जिसको कहते हैं कि बिना आपने यहाँ इस मकाम पर भी आपने ठहर कर और गंभीर विमर्श के साथ अपनी बात की है कि टफ फाइट हमेशा से रही है, कोई ये मुगालते में न रहे, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, कि चुनाव मध्य प्रदेश में 1951 के बाद से बड़े आसान रहे हैं। एक साइजेबल फाइट चंक दोनों पार्टी के वोटर्स का यहाँ रहा है। बीजेपी अपना आधार धीरे धीरे बढ़ाती गई 1980 के पहले जनसंघ और 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में, और यही वजह है। और ये सही है कि कांग्रेस की तासीर, छत्तीसगढ़ की तासीर कांग्रेस के करीब रही है, खासतौर से वहाँ के ग्रामीण इलाके, और मध्य प्रदेश का शहरी और एक बड़ा ग्रामीण हिस्सा भी मालवा निमाड़ का हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी। मनोज।